Hello and welcome students. Welcome to our new lecture series on botany. इस लेक्चर सीरीज में हम क्या क्या देखेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी कि कौन से प्लांट्स फ्लावरिंग होते हैं, कौन से नॉन फ्लावरिंग होते हैं, और इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है क्लासिफिकेशन और नॉन क्लासिफिकेशन का, राइट? Before starting, a brief introduction about me. My name is Aman Srivastava. I've done BTech in Electronics and Communication from IET Lucknow. I have cleared SSC CGL 2016 Pre-Plus Mains. आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे कोर्स के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे और कोर्सेज ऐड होंगे, आपको उन सब के बारे में पता चलता रहेगा। और अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो प्लीज़ इसको रेट कीजिएगा, रिव्यू करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बॉटनी का मतलब क्या होता है। बॉटनी का मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्लांट्स, विज्ञान की वो शाखा जो कि प्लांट्स की स्टडी से डील करती है, ठीक है। नाउ प्लांट सेल हैज सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, ये चीज तो सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। एनिमल सेल में हम एनिमल सेल में आ जाते हैं, जितने भी एनिमल सेल ह्यूमन बींग्स के जो भी सेल्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं एनिमल सेल्स में, ठीक। आपके जो प्लांट सेल होते हैं वो कंप्लीट आपका ग्रास से लेके, ट्रीज से लेके, श्रब्स से लेके वो सब आ जाता है प्लांट सेल में। अब देखिए, प्लांट सेल हैज सेल वॉल, आउटर कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। ये एनिमल सेल में नहीं होती है। क्लियर? एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, ये बात, इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ, और किसकी बनी होती है सेल वॉल? सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी हमें यहाँ क्लियर हो गया। नाउ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, यानी कि वो अपना जो भोजन होता है स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? किसी की हंट नहीं करते हैं, किसी का शिकार नहीं करते हैं, वो अपने आप बनाते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में उनका भोजन अपने आप बनता है। कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी कि लाइट, सिंथेसिस यानी कि बनाना किसी चीज को, तो लाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होती है? प्लांट मॉर्फोलॉजी रिप्रेजेंट्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। किसकी स्टडी? प्लांट्स के डेवलपमेंट की। प्लांट फॉर्म्स कितनी तरह की होती हैं, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, या फिर उनका जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक कोर स्ट्रक्चर, उनकी स्टडी को प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, पहले तो हम प्लांट को अपना क्लासिफिकेशन में आ जाएं। हम पहले इसका क्लासिफिकेशन करते हैं अपने प्लांट्स का। तो दो में हम इसको क्लासिफाई करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन होगा, दो है, पहला सीडलेस और दूसरा सीड बियरिंग। पहला सीडलेस, सीडलेस में ये तीन आते हैं किंगडम्स, और देन फिर आपका आता है, इसके बाद आता है जिसमें सीड होते हैं, जिसमें जिसमें भी सीड्स होंगे वो फ्लावरिंग प्लांट होगा ही होगा, ठीक है। तो दो हो गए, एक सीड बियरिंग और एक सीडलेस। पहले स्टार्ट करते हैं सीडलेस से। तो देखिए, सीडलेस में तीन आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। बहुत रिलैक्स रहिएगा, सिर्फ इनके नाम ही कॉम्प्लिकेटेड है। आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। क्या होते हैं थैलोफाइटा? इनमें क्या इनका फीचर होता है? पहली चीज तो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, कॉल्ड थैलस। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, बॉडी का मतलब क्या होता है कि आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कहाँ लीव्स हैं, कहाँ स्टेम है, कहाँ रूट है। सब कुछ एक बहुत ही छोटा सा एक आपका होता है इसमें। आपका एक बहुत ही छोटे छोटे पोर्स टाइप के होते हैं। पोर्स क्या, बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, उसी में आपका सेल, मतलब सभी कुछ उसी में होता है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जैसे आप नॉर्मल प्लांट में करते हो कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स हैं, ठीक। देन नो वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काम आता हो। किसका ट्रांसपोर्टेशन? फूड एंड वाटर का। तो क्या होता है, जो ये हमारे थैलोफाइट्स होते हैं, इनमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। इनमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। नाउ एग्जाम्पल क्या है? एल्गे, फंगाई, बैक्टीरिया एंड अदर्स, ये हो गए इसके आपके थैलोफाइट्स के एग्जाम्पल। क्या क्या इसके मेन फीचर हैं? इसमें थैलस होता है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी कॉल होती है जिसको हम कहते हैं थैलस। वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम ब्रायोफाइट्स के ऊपर। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? नो प्रॉपर रूट और शूट सिस्टम। इसमें स्टेम्स और लीव्स तो होते हैं, लेकिन ट्रू वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। दोनों में ही नहीं होता है, ना थैलोफाइट्स में होता है, ना आपका ब्रायोफाइट्स में होता है। दोनों में ही आपको ये याद रखना है कि इन दोनों में ही नहीं होता है। जितने भी सीडलेस में तीन किंगडम्स होते हैं हमारे, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिसमें कि स्टार्टिंग के दो टीबी, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, इनमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। तो किसमें होता है? टेरिडोफाइट्स में। सीडलेस में सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक। नाउ ब्रायोफाइट्स में क्या है? स्टेम्स और लीव्स होती तो हैं, लेकिन ट्रू वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, जैसे कि आपका जाइलम, फ्लोएम, जो प्रॉपर वैस्कुलर सिस्टम होता है, वो नहीं होता है इसमें।
रिप्रोडक्शन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन से इसका रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। इसमें एग्जाम्पल सिर्फ वही इंक्लूड करे गए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में वो सीधे सीधे आपको जो एग्जाम्पल देता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देगा, मॉसेस बिलोंग टू विच पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, विच पर्टिकुलर किंगडम ऑफ प्लांट। ऑप्शन में होगा थालोफाइटा, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स। तो आप कहोगे ब्रायोफाइट्स। इसलिए ये एग्जाम्पल आप जरूर से याद करिएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इससे। अब टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? देखिए हमें ये दोनों क्लियर हो गए कि इनमें दोनों में ही, इसमें आपका थैलोफाइट्स में अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, थैलस बोलते हैं, और दोनों में ही आपका वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ठीक। अब फिर डिफरेंस क्या है? इसमें रूट और शूट सिस्टम थैलोफाइट से कुछ ज्यादा डिफाइन होता है बस। टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो आपके इसमें प्रॉपर रूट एंड शूट सिस्टम होता है। इसमें आपका वैस्कुलर सिस्टम भी प्रॉपर रहता है, पूरी चीज वैस्कुलर सिस्टम इसमें प्रॉपरली डिफाइंड वैस्कुलर सिस्टम होता है। यानी कि वैस्कुलर सिस्टम यानी जो चीजें मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी हो, जैसे कि जाइलम फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, उनके ऊपर हम आगे आएंगे क्या होते हैं वो। वैस्कुलर सिस्टम से खाली आप इतना याद रखें जिनसे ट्रांसपोर्टेशन चलता है बॉडी में। जैसे हमारी अपनी बॉडी में भी वैस्कुलर सिस्टम होता है, क्या होता है वो? सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी का वैस्कुलर सिस्टम है। क्लियर? नाउ एग्जांपल क्या है टेरिडोफाइट्स के? फर्न्स, लाइकोपोडियम क्या होते हैं? ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, ये सबके लिए बात है, ये नॉन फ्लावरिंग है ये। एंड स्पोर बियरिंग प्लांट्स होते हैं। स्पोर बियरिंग का मतलब क्या होता है? इनमें स्पोर्स होते हैं जो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो कि सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन में काम आते हैं। और ये सभी फ्रूट्स, सॉरी ये सभी प्लांट्स दोनों ही तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें है फर्न्स, इसमें ये दोनों ही है। एंड देन आपके एल्गे, फंगाई, बैक्टीरिया एंड लिचेंस ऑल्सो। एक इसका एग्जाम्पल लिचेंस भी है। नाउ अब देखिए, हमने एक बार बात कर ली कि सीडलेस प्लांट्स कौन से होते हैं, वो 3 थे। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? सीड बियरिंग प्लांट्स। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? सीड बियरिंग। सीड बियरिंग में 2 तरह के होते हैं, गिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। गिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। गिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिसमें कि फ्लावर्स नहीं आते हैं, जिसमें कि फ्लावर्स नहीं आते हैं और नेकेड सीड्स होते हैं। नेकेड सीड्स का मतलब क्या होता है? देखिए कि सिंपली आपके सीड्स हैंगिंग होते हैं, इनमें कोई फ्रूट के अंदर सीड कवर नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने आम खाया होगा, आम का सीड क्या होता है? उसकी गुठली, लेकिन वो एक फ्रूट के अंदर कवर रहती है, राइट। इसी तरह आपने एप्पल खाया होगा, एप्पल के अंदर, एप्पल के भी जो सीड्स होते हैं वो एक फ्रूट के अंदर कवर रहते हैं, ठीक। तो वो चीजें होती हैं आपकी एंजियोस्पर्म्स में। गिम्नोस्पर्म्स में आपके जो सीड्स होते हैं वो कवर नहीं रहते हैं। जैसे आपने अगर देखा होगा, कभी कभी आप गए हो इस साइड, कॉनिफरस फॉरेस्ट जिधर होते हैं, यानी कि जिधर की बहुत ठंडा माहौल होता है आपका हिमालय साइड में, वहाँ आपके पाइन ट्रीज होते हैं, चीड़ का पेड़, कुछ ऐसा दिखता है ये होता है, ऐसा कुछ दिखता है। ये चीड़ का जो फल होता है, दैट इज बेसिकली फल क्या, ये सीड्स होते हैं, ये ओपन में होते हैं। अब देखिए डिफरेंस, देखिए अभी हम वापस आएंगे अपने उन डिफरेंसेस के ऊपर। यहाँ पे ये सीड्स ओपन है, यहाँ पे देखिए सीड्स अंदर है और फ्रूट के अंदर है। ये एंजियोस्पर्म्स की खासियत होती है, सीड अंदर, फ्रूट पूरा बाहर, सीड अंदर, बाहर पूरी कवरिंग फ्रूट की। तो ये होते हैं एंजियोस्पर्म, ये होते हैं गिम्नोस्पर्म्स। क्लियर है? तो गिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? कोई फ्लावर नहीं होते हैं एंड दे आर नेकेड सीड्स होते हैं इसमें, ठीक है। नाउ दैट इज सीड इज अनप्रोटेक्टेड बाय ओवरी और फ्रूट। एग्जांपल क्या है? कॉनिफेरस एंड पाइन ट्रीज। नाउ एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं पहले तो, और सीड्स कंटेन्ड इन फ्रूट। सीड्स जो होते हैं वो इसमें फ्रूट में कंटेन रहते हैं। अब एक बात और आई, अब दूसरी बात क्या आई कि जो हमारा आपका ये पार्ट है, एंजियोस्पर्म वाला जो पार्ट है, वो और ज्यादा डिवाइडेड होता है। किस में डिवाइड होता है? मोनोकॉटिलिडन, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में। फॉर दैट आपको याद कैसे रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से में सीड होता है, नेकेड होता है, कौन से में फल होता है? तो देखिए, गिम्नोस्पर्म, गिम्नो का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है नेकेड, ठीक है। गिम्नोस का मतलब जो होता है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका गिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो गिम्नोस्पर्म यानी कि नेकेड सीड, इस तरह से अब आपको याद रहेगा ये, ठीक है। डिवीजन ऑफ एंजियोस्पर्म कितने तरह के होते हैं? मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन। सीड क्या होता है? इसमें देखिए क्या डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है? एक पार्ट होता है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? आपने कभी अगर मटर का एक दाना खो देखा हो, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जैसे ही आप उस कवरिंग को हटाते हो, मटर का दाना 2 में बट जाता है, ठीक है। मटर का दाना या बीन का दाना कोई भी होता है, वो 2 में बट जाता है। तो ये होते हैं डाइकोटिलिडन्स, ठीक। और
मतलब जो दो में बढ़ जाए वो डाइकोटिलेडन, जो एक ही रहे वो मोनोकोटिलेडन। जैसे कि गेहूं का दाना वो दो में नहीं बढ़ता है, वो एक ही रहता है, तो मोनोकॉट होता है वो। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है गेहूं के ऊपर। लीव्स कैसी होती हैं? वेन्स फॉर्म पैरेलल पैटर्न, यानी कि लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, ऐसे ऐसे गई होती हैं, लंबी लंबी पत्तियां होती हैं। और डाइकॉट्स में क्या होता है, आपकी काफी चौड़ी पत्तियां होती हैं, इस तरह से काफी चौड़ी पत्तियां होंगी। जैसे आपने देखा होगा पपाया, जो पपाया का जो रहता है आपका पेड़ होता है, उसकी पत्तियां आपने देखी होंगी पूरी ऐसे नेटवर्क में गई होती हैं उसकी वेन सारी, ठीक है। ऐसी फ्लावर्स जो होते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 5। स्टेम्स जो होते हैं, यानी कि जो इसका वैस्कुलर सिस्टम होता है मोनोकोटिलेडन में पूरा स्कैटर्ड रहता है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, लाइक दैट। डाइकॉट्स में क्या होता है, बहुत ही एक आराम से उसमें ये रहता है, ऐसे रिंग सी होती है उसके अंदर, ऐसे करके आपके छोटे 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 आपके ये पूरे वैस्कुलर बंडल पहले ऑर्गेनाइज रहते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ देख चुके हैं। अब देखिए गिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो गिम्नोस्पर्म्स में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं कोन्स, क्योंकि इसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं इसलिए कोन्स। और कोन्स आपके क्या होते हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये होते हैं आपके कोन्स। इससे आपका रिप्रोडक्शन चलता है, यहाँ पे सीड्स मैच्योर होते हैं, राइट ना। और इसमें क्या होता है एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि फ्लावर आते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं कोई भी, अगर आप सोचो कि उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो आप आंख बंद करके आप मार दीजिए कि वो फ्लावर्स के थ्रू होगा। फ्लावर्स का बेसिक काम ही यही होता है, रिप्रोडक्शन के लिए ही काम आते हैं फ्लावर्स। कैसे पेड़ों में, कैसे पौधों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह चलता है, ये सब हम अपने आगे लेसन्स में देखेंगे। ओव्यूल्स कहाँ होते हैं इसमें? नॉट एन ओवरी, एनक्लोज इन ओवरी। एनक्लोज क्यों? क्योंकि देखिए एंजियोस्पर्म में सभी कुछ एनक्लोज होता है, फाइनल फ्रूट भी एनक्लोज होता है, तो इसमें एनक्लोज वाला काम चलता है। ओव्यूल्स डेवलप्ड इन नेकेड सीड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें फ्रूट्स के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन, सिंपल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। फ्लोएम्स के लिए बात करेंगे, हैज नो कंपेनियन सेल एंड हैज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल पे हम तब आएंगे जब हम पढ़ेंगे, हमें यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें होते हैं कि नहीं होते हैं। जब हम फ्लोएम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कंपेनियन सेल्स की। बेसिकली इनका काम खाली इतना सा होता है, छोटे से मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट, जो सीव ट्यूब्स होते हैं, कुछ सीव ट्यूब यानी पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरा खाना ऊपर से नीचे ले जाते हैं, पानी ऊपर से नीचे ले जाते हैं, इनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं कंपेनियन सेल, राइट। नाउ एंडोस्पर्म इसका कैसा होता है? हैप्लॉइड, इसका ट्रिप्लॉइड। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है कॉनिफेरस, कोकोनट एंड बैम्बू। क्लियर? बहुत डीप में आपको नहीं जाना है, कि आपको एक एक चीज नहीं पढ़नी है अंदर जाके कि आपको हैप्लॉइड क्या है, ट्रिप्लॉइड क्या है, और बहुत डीप में नहीं जाना है आपको, खाली ऊपर ऊपर याद रखना है कि ये चीजें क्या होती हैं। जहां जहां डीप की जरूरत होगी आई टेक यू, मैं आपको और ज्यादा डीप ले जाके जहां जहां पे जैसी जरूरत होगी वैसा आपको ले जाया जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड इफ यू लाइक द लेक्चर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज rate it and review it, and if possible share it also. Thank you so much. हेलो एंड वेलकम गाइस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन फॉर प्लांट्स। कैसे फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में, एंड पॉलिनेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, किस तरह से प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, राइट। देखेंगे हम इसको। बिफोर स्टार्टिंग, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज अमन श्रीवास्तव। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन engineering from IET Lucknow. I have cleared SSC CGL 2016 pre-plus mains. आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस लेसन को शेयर करिए। शुरुआत करते हैं फ्लावर। पहले तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज a स्पेशल ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच वर्क्स एज a रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पूरा रिप्रोडक्शन का जो जिम्मा होता है वो होता है हमारे फ्लावर का, ठीक है। और फ्लावर किसमें होते हैं? एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेसन में देख चुके हैं ना। अ फ्लावर इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिस्टिंक्ट वॉल्स। फ्लावर जो है वो 4 डिस्टिंक्ट चीजों से बना होता है। बायोलॉजी में देखिए इस टर्म वर्ल का मतलब जो होता है वो होता है एक सेल्स का क्लस्टर, या मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू होता है जो कि किसी दूसरे को कवर करके रखे। जैसे मान लीजिए एक आप बॉल देखते हैं, आप बॉल लीजिए, आप बॉल को अपने दोनों हाथों से आप पकड़ लीजिए, क्या होता है? तो आपने बायोलॉजी के हिसाब से यू हैव वर्ल्ड योर हैंड्स अराउंड दी बॉल, तो इसको बोलते हैं वर्ल, ठीक है। अभी आउटर मोस्ट वर्ल्ड जो होता है इसको कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स कैसे होता है? कंपोज ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स। अब ये कहाँ पे होता है? जैसे देखिए, मान लीजिए आपने कभी देखा होगा फ्लावर, अगर आपने कभी देखा हो, आई गेस वी हैव इट, यस, ओके। फ्लावर अगर आपने देखा हो तो ये इस जगह पे कुछ ग्रीन कलर की पत्तियां ऐसे, मान लीजिए आपके रोज का फ्लावर है, ऊपर तो पूरा रेड होगा लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर की कुछ पत्तियां जैसी होंगी छोटी छोटी, जिन्होंने बड को एकदम से थोड़ा कैप्चर सा करके रखा होगा, पकड़ करके रखा होगा। दैट इज कॉल्ड कैलिक्स, ठीक। नाउ सेकंड इज कॉल्ड कोरोला।
ये कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी आपको ऊपर जो पत्तियां होती हैं, कलरफुल पेटल्स होती हैं, उसको बोलते हैं कॉरोला रीजन होता है वो, ठीक है। Petals are colorful so that insects and other animals can be attracted towards them. This is necessary for pollination. क्या रीजन होता है, आज आप ये भी समझेंगे कि जो फ्लावर्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि उनके कलर्स से एक उनके कलर्स और इनमें जो उनकी फ्रेग्रेंस होती है वो इसलिए उनके अंदर होती है नेचुरली, ताकि इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं, इंसेक्ट्स हो गई, फ्लाइज हो गई, ये उनकी तरफ आकर्षित हो। और उनके आकर्षण होने से होगा क्या, जब वो आएंगे तो वो फर्टिलाइजेशन या फिर उसके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में काफी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं तो हम इसी लेसन में आगे देखेंगे। तो ये रीजन होता है उनके कलरफुल होने का। क्लियर। एंड्रोशियम क्या होता है, थर्ड वर्ड को एंड्रोशियम बोलते हैं। इसमें स्टेमेंस होते हैं। स्टेमेंस कहाँ पे होते हैं, देखिए यहाँ पे, ये आपका जो एरिया है दैट इज दिस, ये स्टेमेंस होते हैं आपके। क्लियर। नाउ it has a tube like portion is called filament and a capsule like structure on top is called anthers. anthers कहाँ पे होते हैं, अगेन आप यहाँ पे देखें, ये होता है आपका एंथर, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये एंथर होता है। एंथर जो होता है ये होता है मेल पार्ट फ्लावर का। ये जो स्टिग्मा आप देख रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड फीमेल पार्ट होता है। ये एक फ्लावर के अंदर, आप कोई भी फ्लावर उठा लीजिएगा, आप अपने आप भी ये देख लेंगे, रोज का उठाइएगा तो उसमें काफी प्रोमिनेंटली ये दिख जाता है, या लिली का अगर आप उठा लें, लिली में तो बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखता है ये। नाउ ये आपके देखिए मेल पार्ट है दिस, एंड ये आपका होता है एक ही फ्लावर में होता है फीमेल पोर्शन, ठीक। नाउ द एंथर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स व्हिच आर कॉल्ड मेल गैमीट्स। यहाँ पर जो ये पोर्शन होता है आपका टॉप का, इसमें बहुत ही पाउडर लाइक सब्सटेंस, जैसे आपका पाउडर होता है ना, कभी आप एंथर के ऊपर अपनी फिंगर को ऐसे स्लाइड करके देखिएगा, आप देखेंगे उसमें आपके हाथ में पाउडर टाइप सब्सटेंस कुछ लग गया है। तो वो होते क्या है बेसिकली, दे आर बेसिकली दी पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं मेल गैमीट्स, देखिए ये मेल पार्ट है तो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है ये। अब आगे की कहानी क्या होती है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये आगे की। अगर तो क्या हुआ, आपको पता है ये मेल है ये फीमेल है, यहाँ के जो पॉलन ग्रेन्स हैं अगर अपने ही फ्लावर में आ गए, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स, हवा चली, बहुत इजीली ये हवा वगैरह से उड़ जाते हैं। या फिर मान लीजिए जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं, ये इंसेक्ट्स, एक बार इंसेक्ट इसके ऊपर बैठा, मान लीजिए हाउस फ्लाई है, मक्खी है, यहाँ बैठी, उसके पैरों में चिपक गए पॉलन ग्रेन्स, ठीक। फिर वो उड़ के आई और यहाँ बैठ गई। अभी क्या हुआ, उसने पॉलन ग्रेन्स यहाँ रख दिए, अभी देखिए मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे ट्रांसफर हो गए ना। तो ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाए उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। अब ये तो हुई बात सेल्फ पॉलिनेशन की, तो क्या कोई और पॉलिनेशन भी होता है, हाँ जी, और भी पॉलिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। वो कैसे होता है, मान लीजिए दो फ्लावर्स हैं, एक तो फ्लावर हमारा ये है, दूसरा फ्लावर हमारा यहाँ पे एक और फ्लावर है। यहाँ का एंथर से जो पॉलन ग्रेन है पड़ोसी के स्टिग्मा के ऊपर अगर चला जाए तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। मतलब बगल वाले फ्लावर के अगर यहाँ का एंथर, मतलब फर्स्ट फ्लावर का एंथर किसी सेकंड फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए, पहले वाले का मेल पार्ट का पॉलन ग्रेन सेकंड पार्ट के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे चला जाए, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हो गई बात। अब एक बार हम जरा इसके स्टडी कर लें क्या क्या पार्ट्स है। एंथर मेल पार्ट, स्टिग्मा फीमेल पार्ट, पेटल्स पत्तियां, स्टाइल जो ये छोटा ट्यूब होता है यहाँ स्टाइल बोलते हैं, ये फिलामेंट्स कहलाते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मेल का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट कहलाता है, फीमेल का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल कहलाता है। ये सेपल्स होते हैं, जो नीचे की पत्तियां होती हैं जो हमने बात करी थी, ये पकड़े से रहती हैं। नाउ आगे बढ़े, पॉलिनेशन हमने देख लिया, सेल्फ देख लिया, क्रॉस देख लिया, ठीक है। नाउ आगे देखिए यहाँ पे हम, ये देखिए यहाँ पे बात आ गई, ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे बैठी हमारी बटरफ्लाई, यहाँ से उड़ी और सीधे आ गई, ये मेल पार्ट से, देखिए मेल पार्ट से उड़ी और आ गई फीमेल पार्ट पे। क्लियर। तो अब ये चीज हो जाती है आपका क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। नाउ अब होता क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट्स एंड फीमेल गेमीट्स, ये होता है फर्टिलाइजेशन। तो ये आपको मालूम ही है कि जब कभी भी, चाहे ह्यूमन बीइंग्स में हो चाहे प्लांट्स में हो, जैसे ही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जायगॉट की फॉर्मेशन होती है। जायगॉट एक टर्म होता है, जायगॉट की फॉर्मेशन होती है। ये ह्यूमन बीइंग्स में भी सेम प्रोसेस होता है, मेल स्पर्म और फीमेल ओवरीज जब मिलती हैं तो फिर जायगॉट फॉर्मेशन होता है। एनीवे हम अभी प्लांट्स की बात कर रहे हैं। नाउ when pollen settles on the top of a stigma it germinates to produce a pollen tube। अब देखिए ये कहानी कैसी होती है, मान लीजिए
पॉलन आया, ये हमारा एलियन पॉलन है जो कि दूसरे फ्लावर से आया है या अपने फ्लावर से आया, कहीं से भी आया, हमें इससे मतलब है कि पॉलन ग्रेन आया। यहाँ ये होती है ओवरीज, ठीक, ये होता है ओवरी, ये होती है ओव्यूल, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, मेन सारा काम जो होता है वो ओव्यूल में ही होता है। अब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन जैसे ही यहाँ आके बैठता है वो अपने आप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे अपना डेवलप करना शुरू कर देता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे ऐसे आता है, आया आया और ये सीधे इससे मिल गया। जैसे ही ये मिलता है, ये क्या करता है, जो अपना मेन आपका इसका क्या हुआ, पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट होता है, देखिए फीमेल गैमीट इसके अंदर होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट होता है वो इस पाइप से उतर के धीमे धीमे आता है यहाँ से और सीधे यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है। दैट्स इट, जिस समय ये फ्यूजन हो गया सारा काम खत्म, अब सब चीजें अपने आप होंगी। क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर और मैच्योर होगा, फिर वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ तक होता है, जब आपका ये आके मिल गया इसमें, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर हो गई बात, तो इस तरह से फिर यहां से प्रॉपर रिप्रोडक्शन सिस्टम जो नॉर्मल होता है वो चलता रहेगा। क्लियर हो गई बात, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसमें आपके जो रिप्रोडक्शन सिस्टम इन प्लांट्स होता है, ये इसकी पूरी डिटेल थी। क्लियर, when pollen settles on top of the stigma it germinates into pollen tube बनता है, pollen tube ओवरी में जाता है स्टाइल के थ्रू, मेल न्यूक्लियर ट्रांसफर हो जाते हैं pollen tube के थ्रू, ठीक, सेल फॉर्म जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट। एक बार जाइगोट बन गया, अब क्या हुआ, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है और एम्ब्रियो ही सीड में डेवलप हो जाता है। फिर क्या होता है, सीड इज एन एम्ब्रियो विच इज एनक्लोज इन एन प्रोटेक्टिव कोट। अब आपने ये देखा होगा, जैसे कभी आपने मान लीजिए मटर का दाना है, ठीक, मटर के दाने को आपने देखा होगा एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है ना उसके ऊपर, आप चाहे वो देख लें या आप देखें अगर आम की गुठली के ऊपर हार्ड एक हार्ड सी लेयर होती है तो वो भी प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है उसके ऊपर। क्लियर, वो जो गुठली के ऊपर जो हार्डनेस होती है उसके अंदर सीड होता है और वो उसके ऊपर की हार्ड कोटिंग होती है ताकि वो अंदर एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए सीड्स को। अब हुआ क्या, जो ओवरीज होती हैं वो किस में बन जाती हैं, वो फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और उनके अंदर देखिए ये पूरी चीज फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो गई और अंदर ये सीड बन जाएगा। यहाँ जाइगोट बना, ये जाइगोट बन गया सीड में। आप आम को लेके मैंगो को लेके इमेजिन करिए, ये जो पूरी ओवरी थी यही बन गई हमारे मैंगो में बड़ा सा, और ये जो अंदर ये जो जाइगोट था ये डेवलप हो गया, हमारी गुठली जो होती है वो बन गया। ये क्लियर हो गया बात आपको एकदम, तो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। आई होप दिस इज क्लियर। So thank you so much guys, kindly rate the lecture, review the lesson if you liked it. Thank you so much. Hello and welcome guys. Let's study plant cell in detail. Now in this plant cell we'll study जितने भी टाइप के आपके अंदर इसके अंदर जितने भी टाइप की ऑर्गेनेलीज होती हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर, हम उनको इसमें समझेंगे। Before starting एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा, my name is Aman Srivastava. I have done BTech in Electronics and Communication from IET Lucknow. I have cleared SSC CGL 2016 pre plus mains. आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको लेक्चर के मेरे जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी आपको कोर्सेज अपडेट्स होंगे, सब पता चलते रहेंगे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए, इसमें किया हुआ हार्डवर्क पसंद आए, इसका कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज़ रेट कीजिएगा, रिव्यू कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शुरुआत करते हैं। सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी चीज़ की फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो उसकी सबसे बेसिक यूनिट होती है, यानी कि उससे छोटी यूनिट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए सबसे छोटी लिविंग यूनिट क्या है, आप कहोगे सेल, राइट ना। A cell is capable of independent existence. A cell is capable of independent existence and can carry out all the functions like nutrition, respiration, excretion, transportation and reproduction. यानी कि अब थोड़ा सा थोड़ा कंपेयर करते हुए स्टडी करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये कह रहे हैं कि सेल जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के भी कैपेबल होता है। ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करते हैं, क्या हम न्यूट्रिशन अपना अपने आप ले सकते हैं? न्यूट्रिशन तो हम अपना अपने आप नहीं ले सकते हैं। अगर हम खुद पे मतलब हमें अगर एक रूम में बंद कर दिया जाए तो क्या हम अपना न्यूट्रिशन, क्या हम अपना खाना वाना सब अपने आप कर सकते हैं? नहीं, हमें दूसरों पे डिपेंड करना है। या तो हम वेजिटेरियन होंगे तो हमें सब्जियां चाहिए हमको, मतलब यानी हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो हमें एनिमल्स चाहिए, यानी हम मीट पे डिपेंडेंट हैं, राइट? नहीं कर सकते। प्लांट्स वो काम कर सकते हैं। रेस्पायरेशन, हाँ हम दोनों ही लोग कर सकते हैं अकेले, इंडिपेंडेंटली, किसी दूसरे पे नहीं डिपेंड है। एक्सक्रीशन अगेन इंडिपेंडेंट है। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल होता है, हमारे अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो सब सर्कुलेशन करता है। रिप्रोडक्शन, यहाँ पे भी डिफरेंस। रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन बींग्स में मेल एंड फीमेल चाहिए होते हैं, दो लोग।
प्लांट्स में नहीं, प्लांट्स में अपने ही आप, क्योंकि आपने हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखा है हमने कि सेम फ्लावर में ही मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये अब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है कि ये सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये सारे काम सेल अपने आप कर सकता है अकेले, उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं। अब देखिए ये होता है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। देख के घबराइएगा मत, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको इसको याद नहीं रखना है बिल्कुल भी। सिर्फ ये देखने के लिए है कि ये कुछ ऐसा सा होता है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। सबसे बाहर की जो ये लेयर होती है इधर, इसको हम कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं लेयर, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, दिस इज सेल वॉल। ये एक लाइफलेस लेयर होती है, ये लाइफलेस लेयर होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लांट सेल में ही पाई जाती है। इसके अंदर कोई लाइफ नहीं होती है। इसके अंदर ये जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब में होती है, हर लिविंग सेल में ये मेम्ब्रेन होगी ही होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। पर समझते हैं क्या होती है ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट्स अ थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देखिए, ये देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये किसको सरप्राइज, किसको ये पूरा कोइंसाइड करी हुई है, साइटोप्लाज्म को। जो ये पूरा आपका साइटोप्लाज्म अंदर जो ये पूरा भरा है लिक्विड, दैट इज साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म को अपना सराउंड करी हुई है, और ये सेमी परमिएबल होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि ये सिर्फ कुछ ही तरह के सॉल्यूट्स जो होते हैं, जो कि सेल के लिए जो चीज़ें फायदेमंद हैं, उनको तो ये अंदर ले लेती है, लेकिन जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो सेल के लिए नहीं चीज़ें सही हैं, उनको नहीं अंदर लेने, उनको बाहर ही छोड़ देती है। ठीक है, और एक और चीज़, ये फ्लेक्सिबल होती है ये लेयर। सेल को जैसे ही अपना साइज बड़ा करना होगा ये फैल जाएगी, सेल को साइज छोटा करना होगा ये श्रिंक हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ये फ्लेक्सिबल होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इलास्टिक होती है, क्लियर, लिविंग होती है और सेमी परमिएबल होती है। तीनों बातें हमने कर ली। सेल वॉल भी हम समझ गए, क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है और शेप देती है सेल को। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड्स के ये तो तीन तो टाइप हमने देख लिए, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। लेकिन ये करता क्या है प्लास्टिड, बेसिकली फंक्शन क्या होता है? तो ये क्या करता है, लाइट जो पड़ती है सेल के ऊपर, जैसे देखिए लीव्स के ऊपर लाइट पड़ी, लीव्स के अंदर सेल्स हैं, प्लांट सेल है, वो लाइट डायरेक्टली मतलब किस पे पड़ रही है, प्लांट सेल पे। तो जो लाइट पड़ती है, ये प्लास्टिड्स का काम होता है कि वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है, किस में, अपने खाने में और ऑक्सीजन में। अपने खाने में, खाने का मतलब शुगर में, जो ग्लूकोज में बेसिकली आप कह सकते हो, वो ब्रेक कर देता है अपने उस लाइट को, केमिकल लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है वो। केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया तो क्या बन गया, उसका खाना, जो प्लांट का अपना खाना है वो बना, और साथ में ऑक्सीजन बनी। अब उस खाने की तो उसको ज़रूरत होती है, तो वो उसको अपने पास रख लेता है, और क्योंकि उसको उस ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो बाहर छोड़ देता है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रीज एंड प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। ये रीज़न होता है उसका कि प्लांट से हमको क्यों ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि वो जो लाइट एनर्जी जब पड़ती है, जो खाना बनता है, उसमें बाई प्रोडक्ट दो निकलते हैं, एक शुगर यानी कि उसका खाना, और एक ऑक्सीजन। अब क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने वो बाहर छोड़ दिया। क्लियर हो गई बात आपको? अब देखिए प्लास्टिड्स में एग्जैक्टली कौन ये काम करता है। तो ये काम क्लोरोप्लास्ट करता है। ये देखिए, इस कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, यानी कि खाना बनाने का काम क्लोरोप्लास्ट का है, जो कि प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। नाउ साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, कहा गया, ये रहा जेल लाइक सब्सटेंस जो पूरे में भरा हुआ है, इसमें ये पूरा होता है सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर होता है। देखिए बहुत आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड इन सब चीज़ों को नहीं देखना है आपको। ये सब इतने सारे पॉइंट्स, जो जो चीज़ें खाली मेंशन करी गई हैं, उसको देखिए, काफ़ी आसान है ये हो गई सेल मेम्ब्रेन येलो कलर वाली। इसके अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है, क्या होता है इसमें, तो इट कंटेन्स वाटर, एंजाइम, सॉल्ट्स, ऑर्गेनेलीज, यानी जितनी आपने देखी, देखिए यहाँ सारी ऑर्गेनेलीज, ये देखिए ये सारी चीज़ें किसके अंदर है, वैक्यूल, ये सब न्यूक्लियस, ये सब साइटोप्लाज्म में ही तैर रहे हैं ये। ठीक है ना, एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नाउ न्यूक्लियस क्या होता है, इज नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है सेल का। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स द रेगुलेटरी मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। एक तरीके से आप समझ सकते हैं इसको ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हैं।
क्योंकि सारी एक्टिविटी जितनी भी हैं वो सभी ऑन परफॉर्म करता है, न्यूक्लियस परफॉर्म करता है सेल के अंदर, मतलब बेसिकली कंट्रोल सेंटर, यानी कि सिग्नल देता है, परफॉर्म नहीं करता है, सिग्नल देता है। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन दी सेल, और क्या किससे कंपोज होता है? डीएनए। सेल का जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, वो इसके अंदर होता है। डीएनए में क्या होता है? जितनी भी टाइप की इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में ही कोडेड होती है। ठीक है, अब डीएनए में हम नहीं जाएंगे डीप में, ये तो डीएनए एक पूरा रिसर्च का टॉपिक है जिसके ऊपर शायद पिछले करीब 50 साल से रिसर्च चल रही है, तो ये इतना गहरा टॉपिक है। डीएनए हम छोड़ते हैं। इसमें हमसे हमारे सीजल के हिसाब से इतना ही इंपॉर्टेंट है कि सेल का डीएनए किस में लाई करता है, तो वो न्यूक्लियस में लाई करता है। ठीक है ना। और न्यूक्लियस में एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखते हैं प्लाज्मोडेस्मा क्या होता है। प्लाज्मोडेस्मा आर दी पोर्स और चैनल्स बिटवीन प्लांट सेल वॉल्स दैट अलाउ मॉलिक्यूल्स एंड कम्युनिकेशन सिग्नल टू पास बिटवीन इंडिविजुअल प्लांट सेल। जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे एक प्लांट सेल ये है, एक प्लांट सेल ये है, दोनों अगल बगल हैं। तो प्लाज्मोडेस्मास क्या होते हैं? पोर्स या चैनल्स होते हैं जो एक से दूसरे प्लांट सेल में जो सिग्नल होते हैं, कम्युनिकेशन सिग्नल जो ट्रैवल होते हैं, वो प्लाज्मोडेस्मा के थ्रू होते हैं, राइट। नाउ वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट स्टोर्स लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। जो स्टोरेज, वैक्यूल्स का काम बेसिकली स्टोरेज का होता है, राइट। वैक्यूल्स का काम बेसिकली स्टोरेज का होता है, और ये दोनों में ही, एनिमल एंड प्लांट दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये काफी बड़े होते हैं। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और ये इसका कोई शेप नहीं होता है। दिस ऑर्गेनली हैज नो बेसिक शेप और साइज, इट्स स्ट्रक्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सेल। एक रैंडम शेप आप कुछ भी इसका मान सकते हैं, सेल के अंदर ही किसी भी शेप में रहती है, जैसे जब जरूरत होती है वो उसी हिसाब से उसका शेप चेंज हो जाता है। और पर्पस क्या है? स्टोरेज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। क्लियर? सो गाइस, दिस वाज ऑल। हम बाकी ऑर्गेनलीज अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। आई होप कि आपको चीजें सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। वेलकम स्टूडेंट्स, हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। प्लांट सेल ऑर्गेनेलीज का जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, लेट्स कंटिन्यू दैट। Before that, a brief introduction about me. My name is Aman Shrivastava, and these are my details that I have accomplished. And आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करिए, जिससे कि आपको सारे लेक्चर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और प्लीज़ लेक्चर को रेट और रिव्यू करना मत भूलिएगा। नाउ देखिए, सबसे पहले तो हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। पहला सवाल जो एसएससी पूछता है, व्हाट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन कम से कम 6 to 8 टाइम्स पूछ चुका है एसएससी। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय डबल मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे। ये देखिए, ये डबल मेम्ब्रेन चल रही है, ये पूरी देखिए, ये पूरी डबल मेम्ब्रेन चल रही है। ये देखिए डिवीजन है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टे। Now, fluid called matrix is present inside which contain enzymes। ये देखिए, ये पूरा अंदर इसके अंदर फ्लूइड है, एंड ये इसमें एंजाइम्स हैं, और इसी फ्लूइड को कहते हैं मैट्रिक्स। क्लियर? एक ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है, यानी कि अपनी कॉपीज ही अपने आप बना लेती है। अभी मान लीजिए, जैसे अब अगर बढ़ना है इसको, सेल की नीड के अकॉर्डिंग ये अपने आप घट बढ़ सकती है, अपनी कॉपीज ऐड कर सकती है अपने आप। पावर हाउस, अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक इस पूरे उसमें, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है। इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल अकर्स इनसाइड इट विद द रिलीज ऑफ केमिकल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में फाइनली जो एनर्जी आती है किस फॉर्म में आती है? एटीपी। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट। देन आपको खाली इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ इतना याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, और फाइनल एनर्जी केमिकल एनर्जी रिलीज करता है जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है, बस। और कुछ भी नहीं याद रखना है आपको। बाकी आप ये याद रख सकते हैं कि जो इसमें फोल्ड्स होते हैं उसको क्रिस्टे बोलते हैं, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, बस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होते हैं? ये हॉलो मेम्ब्रेन्स होते हैं, और दो तरह के होते हैं। अगर इसमें राइबोसोम अटैच होते हैं तो दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं अटैच होते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम क्या होता है? सेकंड चीज़ आपको ये याद रखनी है। पहली चीज़ तो क्या हो गया कि ये क्या होती हैं? ये हॉलो मेम्ब्रेन होती हैं, और अगर इनमें राइबोसोम अटैच है तो रफ, नहीं अटैच है तो स्मूथ। रफ का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसमें। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? स्टेरॉइड सिंथेसिस होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन होता है। सेल का डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि होता है जितनी भी, मान लीजिए जैसे क्या होता है, आप भी जैसे मान लो आप खाना खाते हो,
आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपके पास किडनीज़ हैं। किडनीज़ क्या करती हैं? डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो ऐसे पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं जो कि बॉडी को नहीं ज़रूरत है, किडनी उनको फ़िल्टर आउट करके बाहर हटा देती है यूरिन के थ्रू। सिमिलरली एसईआर में भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है प्लांट्स के लिए। क्लियर? अब गोल्गी एपरेटिस का काम क्या होता है? Made up of sac-like flattened structure play role in secretion and transportation. Golgi apparatus का देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि Golgi apparatus helps in secretion and transportation. तो आपको वो बताना होता है सही है या नहीं। जैसे क्वेश्चन आएगा टिक द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम आउट ऑफ दीज, तो इसका मतलब Golgi आपको काम खाली मालूम होना चाहिए बस। सेक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम है Golgi apparatus का। एंड असिस्ट इन द मॉडिफिकेशन एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखिए ये चीज़ यही कवर हो गई। ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? जो आपके प्रोटीन्स और बाकी बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल यानी होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, बस ये मतलब होता है मैक्रोमोलिक्यूल का। तो गोल्गी एपरेटस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किसके ट्रांसपोर्टेशन में? प्रोटीन एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स के। क्लियर? तो दिस वाज ऑल फॉर योर प्लांट सेल्स एंड ऑर्गेनेलीज। हमें इतनी ही पढ़नी है अपने लेसन्स में। एंड थैंक यू सो मच गाइस। इसके आगे का पोर्शन हम अपने नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। वेलकम गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर। हमने प्लांट सेल पूरा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट? तो देखिए, this is information about me. My name is Aman Shrivastava and all these are credentials. You please follow me on Unacademy and please rate, review and share the lesson. Plant tissues are of two main types. दो तरह के कौन से होते हैं? एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। अब देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जिसमें सेल्स डिवाइड होते रहें। और परमानेंट क्या होते हैं? जो कि एक एक्सटेंट तक तो डिवाइड हो, उसके बाद वो डिवाइड होना ना हो और एक स्पेशलाइज हो जाए परमानेंट फंक्शन के लिए या पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है? जैसे कि आपको एक अगर आप समझिए कि ह्यूमन बॉडी में अगर इसकी बात करी जाए, तो देखिए क्या होता है, आपके जो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होते हैं, ब्रेन के सेल्स होते हैं, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो एक बार एक एज पे आने के बाद फिर वो रीडिवाइड नहीं होते, वो फिक्स हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वही जगह सेल्स ले लें अपनी स्किन के, तो स्किन कई बार आप देखते हैं हमें चोट लग जाती है, हमारे स्किन में खरोच आ गई या कोई भी चोट लग गई, तो फिर थोड़े दिनों के बाद फिर सेल्स अपने आप डैमेज रिपेयर हो जाता है उनका, राइट? तो वो यही सेम चीज़ है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में भी डिफरेंस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड होते रहते हैं उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। कैसे वो? अब सोचिए वो टिश्यू कौन से होंगे? वो टिश्यू यानी कि जैसे देखिए जो स्टेम में टिश्यू होंगे। अब आपने देखा होगा प्लांट छोटा होता है तो उसका तना छोटा होता है, बड़ा होता जाता है तो उसका स्टेम मोटा होने लगता है। तो इसका मतलब वहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। ठीक? तो देखिए मेन बात ये है, हमें क्लियर हो गया कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में क्या डिफरेंस है। परमानेंट टिश्यू स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन जाते हैं एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए। ठीक है? दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टार्टिंग में होते हैं, लेकिन एक मैच्योरिटी पे पहुंचने के बाद वो स्पेशलाइज हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। आफ्टर डिफरेंशिएशन द सेल्स लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड एंड द टिश्यू बिकम्स परमानेंट टिश्यू। बात कर चुके हैं हम इसके बारे में ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बात करते हैं कहाँ कहाँ पे होगा। देखिए ये काफ़ी आसान है। कहाँ कहाँ पे होगा? अगर सेल लंबा हो रहा है तो उसके टॉपर बॉटम पे होगा। अगर प्लांट लंबा हो रहा है तो टॉपर बॉटम पे। अगर प्लांट का तना मोटा हो रहा है तो उसके पूरी पेरिफेरी में होगा, स्टेम्स के साइड में होगा। ठीक है ना? अब देखते हैं, देखिए इसमें यही मिलेगा आपको। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट ऑन रूट एपेक्स, स्टेम एपेक्स, लीफ बड्स एंड फ्लावर बड्स। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पे हुआ? रूट की टिप पे, स्टेम की टिप पे, लीफ की बड्स पे और फ्लावर की बड्स पे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वही पोजीशंस होती हैं जो कि बड़ी होती हैं, खिलती हैं, राइट? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ एंड प्राइमरी ग्रोथ। क्लियर हो गई एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू का क्या काम होता है। मेरिस्टेम अगर आपको क्लियर हो गया है तो एपिकल मेरिस्टेम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है। इट इज प्रेजेंट अलोंग द साइड ऑफ द स्टेम। वही वाली बात हो गई, इससे चौड़ाई आती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन गिर्थ। चौड़ाई, गिर्थ होता है माने कि घेराव, चौड़ाई के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैटरल मेरिस्टेम। इनको सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होता है। प्राइमरी ग्रोथ होती है लंबाई, सेकेंडरी ग्रोथ होती है चौड़ाई। इंटरसेलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ और इंटर नोड्स। दे आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द नोड्स। नोड्स के दोनों ही तरफ ये प्रेजेंट होते हैं। इनकी लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम।
अब देखिए परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टम टिश्यू यही होगा। मेरिस्टम बहुत आसान है, जहाँ भी जो भी ग्रोथ के साइट्स हैं, जहाँ भी ग्रोथ होगी वहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे। अब परमानेंट टिश्यू पे आए, इट इज कंपोज ऑफ सिंपल टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसको समझते हैं। पैरेन्काइमा क्या है? तीन, पहली चीज तो हम ये समझ लें कि तीन तरह के परमानेंट टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। समझिए क्या क्या होते हैं। पैरेन्काइमा सबसे पहले वाली कैटेगरी, इनकी थिन सेल वॉल होती है और ये लूजली पैक्ड होते हैं विद लॉट ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन देम। जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखिए इंटरसेल्युलर स्पेसेस आप देख रहे हैं कितने सारे हैं, ये होता है, ये देखिए इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ये होता है पैरेन्काइमा। ठीक, यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेसेस देखिए, ये सर्कल है तो ये देखिए यहाँ पे भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं, मतलब लूजली पैक्ड हो गए। क्लियर हो गई बात? तो ये बात हो गई इंटरसेल्युलर स्पेसेस की। Now, parenchyma makes the largest portion of the plant body, mainly works as packing material in plant parts. Packing material का मतलब हो गया जो आपका जितना भी आपका टाइटनिंग मटेरियल है प्लांट का, वो आपका बनता है पैरेन्काइमा सेल से। मेन फंक्शन क्या है? इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड टू स्टोर फूड। सपोर्ट के लिए यानी कि जो तना होता है, तने के जो आपको जो आपको अब डिवीजन के बाद जो आपकी छाल होती है, जो पेड़ की छाल वगैरह जो होती है, ये सब आ जाती हैं इसमें। In some plant plants, parenchyma has chlorophyll as well. In that case, parenchyma carries out photosynthesis and is then termed as chlorenchyma. पैरेन्काइमा देखिए, पहली एक चीज समझिए, अगर पैरेन्काइमा में अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है तो वो फोटो, एक आपको चीज पता होनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज, क्या इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अभी अब जब ये चीज़ हो गई, अगर इसका मतलब अगर कहीं पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है अगर पैरेन्काइमा सेल्स में भी, तो वो भी खाना बनाएंगे। मतलब खाना बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे। तो पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंस है तो हम इनको क्या बोलने लगे? क्लोरेनकाइमा। ठीक है, क्लोरेनकाइमा मतलब क्लोरेन कहाँ से आया? क्लोरोफिल से, और काइमा कहाँ से आया? ये पैरेन्काइमा से काइमा आया। क्लियर? Aquatic plants में large air cavities are present in parenchyma. This provides buoyancy to the plant and then the parenchyma is known as aerenchyma. देखिए क्या होता है ये, आपने कभी भी लकड़ी डुबाई है, आपने डुबाई होगी पानी के अंदर तो क्या पाया? वापस वो ऊपर आ गई। क्यों ऊपर आ जाते हैं? क्योंकि उसमें ना लूजली पैक्ड वो होता है, आपके लूजली पैक्ड बीच में एयर स्पेस बहुत सारे होते हैं। ठीक, लेकिन कभी पत्थर डुबाइए, नहीं ऊपर आता है, नीचे चला जाता है। क्यों? उसमें अंदर एयर नहीं है उसमें। ठीक, इसीलिए तो जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उसमें एयर कैविटीज बड़ी बड़ी रहती हैं, जैसे लोटस हो गया, तभी वो ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनमें पैरेन्काइमा सेल्स को क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। एर, ए ई आर, एरो एंड एनकाइमा से बना है वर्ड। एरो मतलब होता है हवा। क्लियर? नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू में अब आ गए हम कोलेनकाइमा पे आए। कोलेनकाइमा क्या होता है? सेल वॉल इज थिक एंड एट कॉर्नर्स, इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर वेरी फ्यू। सेल वॉल कॉर्नर पे थिक होती है। इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितनी मोटी सेल वॉल है कॉर्नर्स पे। ठीक है, देखिए जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है वहाँ कितनी कम है, और जहाँ पे जी ये बाउंड्रीज हैं वहाँ कितनी थिक वॉल है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, राइट, बाउंड्रीज पे कितनी थिक है, और यहाँ देखिए कितनी पतली है, फिर बाउंड्री पे कितनी थिक है, और फिर से देखिए ये कितना पतला है, फिर यहाँ पे थिक है। राइट, क्लियर हो गया? तो अब कोलेनकाइमा प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल रिजिडिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रक्चरल रिजिडिटी के लिए होता है, इसीलिए इनका जो सेल वॉल कॉर्नर्स पे थिक रहती है। कोलेनकाइमा इज प्रेजेंट इन डार्क लीफ स्टॉक below the epidermis. Due to this, leaf stalk can easily bend but does not break. यहाँ स्टॉक होगा, TAL के नहीं, STAL के। लीफ स्टॉक कैन इजीली बेंड बट डज नॉट ब्रेक। क्यों? क्योंकि ये इसमें इन सेल्स में बने होते हैं। आपने कभी देखा होगा, कभी आप एक पत्ती अगर खींचो पेड़ से, तो क्या होता है? जो पूरी डाल होती है वो आपकी तरफ खींची चली जाती है, और फिर जैसी पत्ती टूटती है वापस डाल चली जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ये एक, जस्ट अ सेक, ये एक पेड़ है, यहाँ पर यहाँ से पत्ती निकली है, हमने जैसे ही इसको खींचा तो ये पूरा पेड़ था ये पूरा आगे की ओर झुक आता है। क्यों? क्योंकि ये जो बाउंड्री होती है ना, जहाँ पे जॉइंट होता है, जंक्शन, ये कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं यहाँ पे। अब वो इलास्टिक होते हैं तो इसलिए वो खिंच जाते हैं, जैसी पत्ती टूटी वो वापस आ गए, तो दे आर इलास्टिक इन नेचर। क्लियर? अब आते हैं तीसरा टाइप, स्क्लेरेन्काइमा। द सेल वॉल इज हाईली थिकेंड ऑल अराउंड, द सेल आर डेड एंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस इज एब्सेंट।
Sclerenchyma provides structural rigidity to plant bark. Coconut husk is composed of sclerenchyma. आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा की। देखिए जब भी जो भी सेल जितना हार्ड होगा, हमेशा याद रखिए, जो भी सेल जितना हार्ड होगा वो उतना बाउंड्री पर होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा, और जो सेल जितना सॉफ्ट होगा वो उतना अंदर की तरफ होगा। क्लियर? तो ये होगा स्क्लेरेनकाइमा। इस स्क्लेरेनकाइमा सबसे हार्ड होते हैं, इसीलिए ये एकदम बाहर होते हैं, बाउंड्री पे बार्क में होते हैं। क्लियर? नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, देखिए ये बात आ गई आपकी, ये होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अब आप देख रहे हैं सेल वॉल कितनी थिक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, हर सेल वॉल पूरे में सेल वॉल कितनी ज़्यादा थिक है सेल वॉल ये। क्लियर? नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम पे आते हैं। इस कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर मेक द वैस्कुलर बंडल इन प्लांट। जो हमने अपने लेसन 1 में बात करी थी वैस्कुलर बंडल की, वहां पे अब हम आ गए हैं। जाइलम और फ्लोएम को मिला के हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। जाइलम क्या होता है? जाइलम इज कंपोज ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये चार कॉम्पोजिशन हो गए आपके जाइलम के। क्या क्या? ट्रैकीड्स, वेसल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। द सेल्स ऑफ जाइलम आर डेड एक्सेप्ट द सेल्स ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा। सभी के डेड हैं एक्सेप्ट आपके खाली जाइलम पैरेन्काइमा जो टाइप है, इसके सेल्स आपके जो होते हैं ये लिविंग होते हैं। देखिए सेल्स टिश्यूज, ये टिश्यू है, याद रखिएगा जाइलम जो है वो एक टिश्यू है। टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं। ठीक है? नाउ ट्रैकीड्स का काम क्या होता है? ये काम आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार पूछा जा चुका है ये। Tracheids are vessels are tubular structure and thus they provide a channel for conducting water and minerals। इससे हमें ये भी पता चल गया कि जाइलम टिश्यूज में जो वाटर, देखिए जाइलम टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जाइलम। और कैसे? ये जाइलम जाता है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है इसमें पानी। जाइलम में किससे किसके थ्रू जाता है? वो ट्रैकीड्स के थ्रू जाता है। ठीक है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, चैनल फॉर कंडक्टिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम फाइबर प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द टिश्यू। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ये डेड है तो मतलब हार्ड है ये। एंड इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ये। जाइलम फाइबर का काम, देखिए सबके अपने अपने काम है। जाइलम फाइबर का अलग है, जाइलम पैरेन्काइमा का स्टोरेज ऑफ फूड होता है, ट्रैकीड्स का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है, और ये आते सब जाइलम में है। राइट? जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। जाइलम फाइबर का काम क्या है? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द टिश्यूज। अब आते हैं फ्लोएम के ऊपर। अब एक चीज़ अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम याद करें कि कौन सा पानी के लिए है, कौन सा फूड के लिए है। तो देखिए द वे आई लर्नड इट, फ्लोएम, फ्लोएम भी अगर देखें तो बोलने में एफ सा लग रहा है, फ्लोएम, और फूड भी एफ से ही लगता है, तो फ्लोएम फूड मैंने ऐसे याद किया था। फ्लोएम फूड, जाइलम फिर बचा गया जाइलम, जाइलम मतलब वाटर हो गया, फ्लोएम मतलब फूड हो गया। ठीक है? नाउ फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स, छन्नी जैसे ट्यूब से बना होता है। कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या कंपेनियन सेल देखिए क्या होते हैं? सिंपली ये कंपेनियन सेल फ्लोएम सेल्स के पास होते हैं, जो कि सीव ट्यूब्स जो होते हैं, ये देखिए ये होते हैं सीव ट्यूब्स। ये देखिए ये इनके ये होते हैं कंपेनियन सेल, ये इनके डेवलपमेंट में सीव, ये जो सीव ट्यूब्स होते हैं इनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं कंपेनियन सेल्स। ठीक है? नाउ सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, परफोरेटेड वॉल्स, परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके ये सीव ट्यूब्स हो गई, ये इनकी वॉल्स, इनकी पूरी परफोरेटेड प्लेट्स हैं, ये देखिए। ठीक है? नाउ फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। अच्छा ये कहाँ से कहाँ होता है? इसका डायरेक्शन जो होता है वो टू वे मूवमेंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अ टू वे मूवमेंट, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। क्लियर? फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। सीव ट्यूब्स क्या करते हैं? कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं फ्लोएम के। जैसे जाइलम में क्या होते थे? ट्रैकीड्स, वैसे ही फ्लोएम में क्या होते हैं? सीव ट्यूब्स। क्लियर? सो गाइज आप ये चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है? एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड अगर आपको ये कंटेंट, आपको ये इसमें किया हुआ हार्डवर्क पसंद आए तो प्लीज़ इसको रेट और रिव्यू करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।